नाउ चैप्टर नंबर 3 ये बात कर रहा है रेंट के बारे में। सो सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट द रेंट पेएबल। रेंट आपको कितना देना होगा सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है। 9 में क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट में आप टाइम लिमिट तो है नहीं, 10-12 साल का आपने एग्रीमेंट बना लिया, 3 साल का लिस्ट टाइम पीरियड ले लेते हैं, 3 साल का आपने बनाया है और आपको रेंट रिवाइज करना है कि आपको कुछ टाइम बाद कुछ परसेंटेज बढ़ाने हैं। सो उसके लिए आपको सेक्शन 9 दे दिया गया, कब कब आप रिवाइज करेंगे। 8 में हम देखेंगे द रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस की डेफिनेशन आपने देख लिया है डेफिनेशन क्लॉज में। शैल बी द रेंट एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट in accordance with the terms of the tenancy agreement or revised under section 9 और determined under section 10। देखिए 3 टर्म है, या तो आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया हो 8 पे कर लो, 9 में कोई रिवीजन पे ला रहे हो वो भी रेंट हो जाएगा, 10 कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको डिटरमाइन हो रहा है तो सेक्शन 10 में हो रहा है। सो 8, 9, 10 जितनी भी सारी चीज़ें हो जाएंगी इनको हम बोलेंगे कि एक्चुअली में रेंट ही बोलेंगे। तो यही जो रेंट पेएबल होगा। 9 क्या है, 9 है रिवीजन ऑफ द रेंट। अब इसमें हमको सबसे पहले आप देखिए कि रेंट का रिवीजन क्या होता है। द रिवीजन ऑफ रेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो जितना एग्रीमेंट में वो आपस में डिसाइड करेंगे कि रेंट में कितना रिवाइज्ड होगा वही चीज़ हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे ये देखना आगे अगले वाले सेक्शन में कि कब आप कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में आप अपना रेंट रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेवलपमेंट कराया, आपने घर पे कुछ डेवलपमेंट करा दिया, नेसेसरी डेवलपमेंट था या नहीं था वो हम देखेंगे। देन 3 में है इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 3 में क्या है कि ये कब एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि एक एक्ट तो हमारे पास 1972 का भी था। तो फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट जो 1972 के पहले आप एंटर किए तो आप रिवीजन उसका कब कराओगे। सो वो सारी सिचुएशन है। नाउ द बिल्डिंग इज रेजिडेंशियल पर्पज से है या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से है, उससे के हिसाब से आपका रेट चेंज होता है रिवीजन का। सो हमने पहले में देखा कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड करेंगे कि रेंट का जो आपको रिवीजन करना है उसकी क्या वैल्यू होगी। नंबर 2 में आप देखिए कि वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी, टेनेंसी शुरू हो गई, now the landlord has entered into the agreement in writing with the tenant। टेनेंट के साथ आप एग्रीमेंट पे भी जा चुके हो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। ध्यान रखिएगा काम अभी शुरू नहीं हुआ है और आप टेनेंट के साथ एग्रीमेंट पे जा चुके हो। एंड हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली आप एक्सपेंडिचर तो कुछ एक्सपेंडिचर में खर्चा फॉर कैरिंग आउट इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ एडिशन करना है या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करना है इन द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। अपने प्रीमाइसेस पे नहीं, जो टेनेंट पे है प्रीमाइसेस। यहाँ बात कर रहे हैं टेनेंट की जिस प्रीमाइसेस पे रह रहा है उस प्रीमाइसेस पे यदि आपको कुछ चेंज करना है विच डज नॉट इंक्लूड रिपेयर नेसेसरी टू कैरीड आउट अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंडर में जो रिपेयर है, जो नेसेसरी रिपेयर है उसको छोड़ के, उसके अलावा द लैंडलॉर्ड मे इंक्रीज द रेंट ऑफ प्रीमाइसेस बाय एन अमाउंट एज अग्रीड टू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड सच इंक्रीज इन रेंट। ध्यान रखिएगा सच इंक्रीज इन रेंट शैल बिकम इफेक्टिव कब से होगा, फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सच वर्क। ऐसा थोड़ी ना कि पहले दिन से आप कर लो। फॉर एग्जांपल काम कंप्लीट करने में 4 महीने लगे तो अभी से वो क्यों देगा, एक बार काम कंप्लीट होगा उसके बाद वो करवाएगा। नाउ सीन इज़ वेरी क्लियर, एक प्रीमाइसेस पे जिस पे टेनेंट रह रहा है उस पर कुछ चेंज करना है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई इसको अल्टरेशन या इसको ये चेंज कराना है। बट ये सेक्शन 15 का नहीं होगा, सेक्शन 15 वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो वैसे केसेस में जैसे ही वो कंप्लीट जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीना के बाद ही आपको ये रेंट रिवाइज हो सकता है। नंबर 3 में देखिए सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीमाइसेस इस एक्ट के पास होने से पहले कर दिया गया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, the rent thereof shall be liable to be revised for a further period of 2 years from the commencement of this act। अभी कौन से फार्मूला के बाद उस एक्ट के पास होने के बाद जो 2 साल तक चलेगा रिवाइज रेंट का है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा वो नीचे दिया गया है। फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ये रिवाइज होगा। पहले में क्या बोला कि जब कोई भी प्रीमाइसेस जो कि प्रायर है लेट आउट 15/7/1972 के पहले दिया गया है तो हम मान लेंगे कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेट आउट ऑन 15/7/1972।
ओके. नंबर बी, वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट ऑन और आफ्टर 15/7/1972, यदि उस दिन 15/7 या 15/7 के बाद दिया गया है, देन द डेट फॉर रिविजन ऑफ रेंट शैल बी 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी. 1 साल बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी. नाउ the rate of rent payable in above case shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum in case of residential accommodation and 7% for the case of non-residential premises. और ये जो रेट होगा ये कंपाउंडेड ऑन ईयरली बेसिस होगा. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइजो, हाईलाइटेड प्रोवाइजो आप देखिए ये वाला. Provided that notwithstanding anything mentioned above, the revised rent payable as per formula indicated in aforesaid provision shall be payable as below from the date of commencement of this act. ठीक है, जब से ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद से ही आप देंगे. नाउ सबसेक्शन 4 आप देखिए. Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 3, wherein any premises referred to has been let out to a tenant, the landlord of such premises shall also be entitled for revision of rent in accordance with the provision of clause 3 and the relevant provision of this act. तो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में कोई प्रीमाइसेस यदि दिया गया, भले ही कुछ बोला गया हो, बट वेयर एनी प्रीमाइसेस रिफर्ड टू हैज़ बीन लेट आउट ऑन द टेनेंट को दिया गया, तो उसमें भी रेंट का रिवीजन हो सकता है. 3 में क्या बोला था कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे आप नहीं जाओगे, मतलब किसको रेंट पे आप नहीं करोगे, बट उसमें एक्सेप्ट प्रोवाइजो में तो दिया था कि आप चाहो तो एग्रीमेंट पे जा सकते हो. ये उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं. क्लॉज नंबर 5 क्या है? इन द केस ऑफ टेनेंसी इंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पास होने के पहले आप टेनेंसी में जा चुके हो, देन द लैंडलॉर्ड शैल बाय नोटिस इन राइटिंग टू द टेनेंट डिमांड द इनहेंस द रेट ऑफ रेंट. तो लैंडलॉर्ड इंटर बोल सकता है कि हमको रेट ऑफ जो रेंट है उसको हमको इन्हांस करना है, और ये आप ये नोटिस देंगे रिफर्ड इन सबसेक्शन 3, एंड द रेट ऑफ रेंट सो इन्हांस्ड शैल बी पेबल विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस. और जो भी इन्हांस रेंट है 30 दिन के अंदर आपको पे करना होगा. नंबर 6 में देखिए, नो एरियर ऑफ अफोर्सेड इन्हांस्ड रेंट शैल बी पेबल और रिकवरेबल फॉर ए पीरियड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. तो पुराना एरियर इसमें रिकवरी आप नहीं करोगे नंबर 6 में. Alright. The next section is about section 10, rent authority to determine the revised rent in case of dispute. हमने 8 में देखा था कि आप डिसाइड कर लीजिए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. 9 में देखा कि रिवाइज रेंट है. 10 में देख रहे हैं कि रेंट अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि रिवाइज रेंट के टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट. नाउ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग रिविजन ऑफ द रेंट को रिवाइज करना, द रेंट अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, दोनों में से कोई एप्लीकेशन लगा दे टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट एंड अदर चार्जेस जो कि पे करने होंगे. नंबर 2 में देखिए, इन डिटरमाइनिंग द रेंट शो बी रिवाइज, तो रेंट अथॉरिटी क्या कंसीडर करेगा, जो भी मार्केट रेट प्रिवेल कर रहा होगा उसी के हिसाब से उसे डिसाइड करेगा. नंबर 3, वंस अ डिटर्मिनेशन अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन मेड, फिक्स कर दिया कि ये रिवीजन ऑफ द रेंट है, नो एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश डिटर्मिनेशन शैल लाई फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द सेट डिटर्मिनेशन. तो आप फ्रेश डिटर्मिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन नहीं करोगे. शैल लाई फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द सेट डिटर्मिनेशन, तो 1 साल तक तो आप एप्लीकेशन दोबारा नहीं डालोगे. नंबर 4 में क्या बोला, द रेंट अथॉरिटी मे डिटरमाइन प्रोविजनल रेंट. अब प्रोविजनल रेंट भी डिसाइड कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉर द रिविजन ऑफ रेंट. प्रोसीडिंग चल रही तो आप प्रोविजनल रेंट डिसाइड कर सकते हो. 11 में आप कंसीडर कर लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको कितना डिपॉजिट करना होगा एज अ सिक्योरिटी. सो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड बाय द टेनेंट इन एडवांस, ओबियसली ये एडवांस में ही दिया जाएगा, आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है. शैल बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स इन द टेनेंसी एग्रीमेंट. तो जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री कर जाए सो वो होता है. नंबर ए में क्या है, नॉट एक्सीड 2 month रेंट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, बट एक्सीड नहीं करेगा कि ये 2 month के रेंट से. बेसिकली इसका पर्पस होता है कि 1 month आपका जो किराया होता है एंड 1 month का पर्पस ये होता है कुछ सिक्योरिटी में आप वो कर लो कि कुछ आपने गलत किया प्रॉपर्टी के साथ, तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए. एंड नंबर बी में है कि 6 month का रेंट तक आप लिमिट कर सकते हो फॉर द नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस. सो रेजिडेंशियल पर्पस में आप मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ले सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 2 month रेंट. और रेंट क्या होगा, जो ऑब्वियसली पार्टीज डिसाइड करेंगे आपस में.
देन 6 मंथ रेंट अबाउट द नॉन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। नंबर 2 में देखिए द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द टेनेंट। अब ये रिफंड कब किया जाएगा? ऑन द डेट ऑफ टेकिंग ओवर वैकेंट पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस फ्रॉम द टेनेंट आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ द टेनेंट। तो जब भी आप अपना प्रीमाइसेस वापस लेंगे, पोजीशन वापस लेंगे, तो जितनी भी ड्यू डिडक्शन ऑफ एनी कोई भी ड्यू लाइबिलिटी है तो आप उसको डिडक्ट करिए ये सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट से, और वो अमाउंट उसको रिफंड करना होगा आपको। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हमने देखा सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 तक।